बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था हमारे पास इम्पल्स टरबाइन को हमने, तो इम्पल्स टरबाइन के आगे हमने टाइप भी देखी थी कैपलन टरबाइन। कैपलन टरबाइन के हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स को देखा था और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को देखा था, उसकी ओवरऑल वर्किंग को देखा था हम लोगों ने। अभी हम चलते हैं हमारे पास कि इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, और इम्पल्स टरबाइन की आगे हम एफिशिएंसीज़ को देखे हैं कि इम्पल्स टरबाइन की कितनी टाइप्स की हमारे पास एफिशिएंसीज़ होती हैं। तो चलते हैं एफिशिएंसीज़ को डिस्कस करते हैं। To measure the efficiency of impulse turbine, we can use following three types of efficiencies। वो कहते हैं अगर आपने impulse turbine की efficiency को measure करना है तो आपके पास तीन पैरामीटर होते हैं, मतलब तीन तरह से आप impulse turbine की efficiency को measure कर सकते हैं। अच्छा जी, basically in engineering, efficiency is the ratio of work done by the turbine to the energy supplied। अब एफिशिएंसी होती क्या है आपके पास, बेसिकली जितनी आप इनपुट दे रहे हो और जितनी आपके पास आउटपुट आ रही है। अब आउटपुट ओवर इनपुट की जो रेशो होती है आपके पास, उसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। और अगर हम उस रेशो को 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आती है। चलते हैं हमारे पास एफिशिएंसीज की टाइप्स कौन कौन सी है। पहला आता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में वो कहता है इट इज़ द रेशो ऑफ वर्क डन ऑन द व्हील टू द एनर्जी ऑफ द जेट। अब वर्क डन ऑन द व्हील से क्या मुराद है? वर्क डन ऑन द व्हील से मुराद ये है कि पानी ने कितना वर्क किया या पानी की कितनी एनर्जी, पानी कितनी एनर्जी से व्हील पे टकराया। व्हील क्या चीज़ है? टरबाइन का व्हील, टरबाइन का रोटर, टरबाइन के ब्लेड्स। अब पानी कितनी एनर्जी से टरबाइन्स के ब्लेड से टकराया टू द एनर्जी ऑफ द जेट। जितनी एनर्जी से पानी इंटर हुआ था उसको हम कहते हैं जेट। पानी जो इंटर हो रहा होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जेट। सो आपके पास जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है वो रेशो होती है दो तरह की दो एनर्जीज़ का। कौन सी एनर्जीज? पहला आता है आपके पास कि वर्क डन, जो व्हील के ऊपर हुआ है कि पानी ने कितना वर्क किया और पानी जब आ रहा था तो उस वक्त पानी की कितनी एनर्जी थी। तो इन दोनों की रेशियोज को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अब इसका एक और सिंपल मैं आपको हिंट बताता चलूँ, जैसे कि नाम से भी जाहिर है कि हाइड्रोलिक, तो हाइड्रोलिक में क्या होता है, आपका लिक्विड इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे लिक्विड कौन सा है आपका? वाटर है। सो वाटर जिस एनर्जी से व्हील पे टकराया ये आउटपुट है उसकी, और वाटर जिस एनर्जी से आया था ये उसकी इनपुट है। सो आउटपुट टू द इनपुट रेशियो हियर इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है आपके पास मैकेनिकल एफिशिएंसी। इन प्रैक्टिकल it is observed that all the energy supplied to the wheel does not come out as a useful work। अब वो कहता है कि व्हील पे आप जितनी भी एनर्जी लगाते हो या व्हील पे आप जितना भी वर्क करते हो, जितनी एनर्जी सप्लाई करते हो, वो सारी की सारी क्या होती है, वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल पानी जिस एनर्जी से व्हील टरबाइन पे टकराता है, सारी की सारी एनर्जी तो वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। क्यों? क्यों? कुछ उसमें आपके पास लॉसेज आ जाते हैं, फ्रिक्शन लॉसेज। इसी तरह के आपके पास और भी लॉसेज होते हैं। तो डिफरेंट लॉसेज की वजह से आपके पास जो वर्क आउटपुट होता है वो एज इट इज़ वो नहीं होता जिस एनर्जी से वाटर स्ट्राइक किया था। सो सम एनर्जी इज़ वेस्टेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ द बेरिंग एंड मूविंग पार्ट्स। अब वो यही बात कर रहा है, कुछ एनर्जी जो होती है आपकी वो कम क्यों होती है? क्योंकि कुछ एनर्जी आपकी यूज़ होती है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और जो मूविंग पार्ट्स हैं उनको मूव करवाने के लिए जो एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होती है, इस वजह से आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है, मतलब कम होती है एफिशिएंसी, क्योंकि कुछ आपके लॉसेज होते हैं। Hence, keeping this point in mind, the mechanical efficiency is the ratio of actual work available at the turbine to the energy imparted to the wheel। अब वो क्या कहते हैं कि एक्चुअल जितना हमारे पास टरबाइन ने वर्क किया डिवाइडेड बाय जिस एनर्जी से व्हील रिवॉल्व हुआ था।
अब चूंकि व्हील जो रिवॉल्व हुआ है वो हाई एनर्जी से रिवॉल्व हुआ है, मीन कि रोटर जो है टरबाइन का, ये टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो आपके पास ज़्यादा एनर्जी से रिवॉल्व हुए हैं, और जो आपके पास टरबाइन जिस एनर्जी से घूमी है वो आपके पास कम है, टरबाइन की जो आउटपुट है वो कम है। क्यों? अभी हमने पीछे पढ़ा के लॉसेज आ जाते हैं। तो इन दोनों की जो रेशोज होती है, जिस वर्क जितना टरबाइन ने वर्क किया टू द जिस एनर्जी से पानी आपका व्हील से टकराया, या व्हील की एनर्जी जो थी, इनकी रेशो को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब चूंकि मैकेनिकल आपके पास है, वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल, तो ये क्या होगा यहाँ पे, जो ओवरऑल मैकेनिकल है वो आपको वर्क को रिप्रेजेंट करता है चूँकि, इसीलिए मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो दोनों वर्क की रेशियो है। अब कौन कौन से वर्क, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो पहला वर्क जो आपके पास व्हील पे हुआ, सेकेंडली जो आपके पास टरबाइन ने आउटपुट दी, आउटपुट टू द व्हील पे जो वर्क हो उसकी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब आगे आता है आपके पास ओवरऑल एफिशिएंसी। अब इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन टू द एनर्जी एक्चुअली सप्लाइड बाय द टरबाइन। अब ये किसकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है वो आपके पास किस किस की रेशो होती है? वो कहते हैं जो आपके पास ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो रेशो होती है कि एक्चुअल पावर जो आपकी टरबाइन से टरबाइन ने प्रोड्यूस की टू द जितनी एनर्जी आपने टरबाइन को सप्लाइड की। अब जितनी एनर्जी आप सप्लाइड करते हो वो आपकी इनपुट आ जाती है, और टरबाइन जो वर्क करेगी या जो पावर जनरेट करेगी वो आपके पास आउटपुट में आ जाता है। सो इन दोनों की जो रेशोज़ होती है उनको हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी कहते हैं। अब कहते हैं विद दिस एफिशिएंसी यू कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन। जाहिर सी बात है, अब इससे आप ओवरऑल ये एफिशिएंसी है तो आप इससे टरबाइन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि टरबाइन आपकी कितनी कैपेबल है वर्क करने की। अब चूंकि ये रेशो होती है जितनी आउटपुट पावर हुई है तो जितनी इनपुट हुई है, तो ये आप इस वजह से उसको ओवरऑल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इम्पल्स टरबाइन थी उसके हमारे पास डिज़ाइन एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। लास्ट टाइम हमने इनके पार्ट्स को तो देख लिया था, आज हम देखते हैं कि इनके पार्ट्स जो है उनका डिज़ाइन एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो इसके जो पार्ट्स होते हैं पहले तो हम उनको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास पहले आ जाती है वेलोसिटी ऑफ जेट, जो पैरामीटर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है आपके पास वेलोसिटी ऑफ व्हील, जिस व्हील से आपकी टरबाइन मूव कर रही है। फिर आता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द जेट, कि आपका जो जेट या जो पानी इंटर हुआ वो किस एंगल से आपका डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब वो किस एंगल से ब्लेड के साथ स्ट्राइक हुआ। फिर हम उनका व्हील का जो डायामीटर होता है, फिर हम जेट रेशो को देख लेते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आता है आपके पास वेलोसिटी ऑफ जेट। द वेलोसिटी ऑफ जेट एट द इनलेट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू सी वी। अब ये जो v है आपके पास ये सबस्क्रिप्ट में है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये नीचे इसने एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स वैल्यू इज 0.98 और 0.99 सी वी इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। अब ये 2gh जो है ना, ये तीनों 2g एंड h ये अंडर रूट में है, तो जो वेलोसिटी ऑफ जेट होगी आपके पास वो क्या आएगी, सी वी इंटू 2gh, वेयर h नेट हेड है कि टरबाइन किस हेड पे वर्क कर रही है, कि पानी किस हाइट से आपके टरबाइन के ऊपर गिर रहा है। सो ये क्या कहलाती है, वेलोसिटी ऑफ जेट। ये तो एक पैरामीटर होगा। अब हम देखते हैं दूसरा पैरामीटर कौन सा है। द वेलोसिटी ऑफ व्हील इज गिवन बाय, अब सेकेंड पैरामीटर व्हील की वेलोसिटी, u इज इक्वल टू dp अंडर रूट ऑफ 2gh। अब dp यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड स्पीड रेशो। स्पीड रेशो जो आपने लेनी है वो आपकी वेरी करेगी 0.432 to 0.48। दिस इज कॉल्ड स्पीड रेशो एंड u इज़ द वेलोसिटी ऑफ व्हील। सो वेलोसिटी ऑफ व्हील को आपने फाइंड करना है, तो फार्मूला ऑलमोस्ट जो वेलोसिटी ऑफ जेट का था और वेलोसिटी ऑफ व्हील का सेम है। डिफरेंस बीच में कहाँ पे आ रहा है कि जो आपका व्हील की वेलोसिटी है वहाँ पे आपने स्पीड रेशो लेनी है, और जो आपकी जेट की वेलोसिटी वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करवाना है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से। आगे आते हैं हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट, कि जेट किस एंगल से आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है।
The angle of deflection of the jet after striking the bucket is taken as 165 if no deflection angle is given. वो कहते हैं कि जो डिफ्लेक्शन का एंगल होता है वो हम 165 डिग्री लेते हैं। अब आप 180 नहीं ले सकते। 180 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो जेट है वो 100% 180 के एंगल पे रिवर्स हो। क्यों रिवर्स हुए? क्योंकि आपकी जो अगर 180 पे रिवर्स करो तो उस तरह आपकी जो ब्लेड को व्हील को जो एनर्जी सप्लाई करता है जेट वो कम हो जाती है। तो लिहाजा इसलिए जो आप एंगल एज्यूम करते हो वो उसका डिफ्लेक्ट होने का वो आपके पास 165 डिग्री होता है। फोर्थली आ जाता है आपके पास मीन डायमीटर ऑफ द व्हील। अब मीन डायमीटर ऑफ द व्हील से क्या मुराद है? द मीन डायमीटर और द पिच डायमीटर ऑफ द पेल्टन टर्बाइन। पेल्टन टर्बाइन का जो आपको व्हील का ओवरऑल डायमीटर है वो कितना होना चाहिए? वो होता है 60U डिवाइडेड बाय पाई एन। 60U डिवाइडेड बाय पाई एन। अब हम इनके पैरामीटर्स वो भी देख लेंगे। अब यूँ तो आपको पता था वेलोसिटी ऑफ व्हील थी, और जो n है वो आपके पास रेवोल्यूशन पर मिनट में इसकी वेलोसिटी होती है, और पाई आपके पास कांस्टेंट होता है, दैट इज 3.14। सो जेट रेशो अब क्या होती है आपके पास? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ पिच डायमीटर ऑफ द पेल्टन टर्बाइन टू द डायमीटर ऑफ द जेट। अब डायमीटर जो होता है पेल्टन टर्बाइन का वो आपके पास लार्ज होता है। अब जो आपके पास व्हील का डायमीटर होता है वो लार्ज होता है, और जो जेट का डायमीटर होता है वो क्या होता है? वो स्मॉल होता है। सो डायमीटर ऑफ wheel to the diameter of jet, this is always greater than 1. This is called jet ratio and it is represented by m. अब m क्या है? m is equal to d over d। अब पहला d क्या है? वो आपको पता है, डायमीटर है पेल्टन व्हील का टर्बाइन के, और स्मॉल d क्या है? डायमीटर ऑफ जेट। जेट रेशो इज लाइज बिटवीन 11 to 16। अब इसने बता दी उसकी वैल्यू भी है हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 11 से 16 तक वेरी कर सकती है। एंड फॉर मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ टेकन एज 12। और बहुत से केसेस में हम इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी लेते हैं? 12 लेते हैं, यानी कि 12 हम इसकी एफिशिएंसी लेते हैं। 11 से 16 तक ये वेरी कर सकती है, लेकिन मोस्टली जो नॉर्मली ली जाती है वो आपके पास 12 ली जाती है। फिर आता है आपके पास बकेट डायमेंशंस। अब बकेट जो यूज़ होती हैं व्हील के ऊपर उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? बकेट डायमेंशंस आर डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट इट्स ब्रेड्थ। अब जो बकेट की आपके पास चौड़ाई है वो 3 to 4 टाइम्स जेट के डायमीटर के होनी चाहिए। मतलब 3 to 4 टाइम डी जो है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? वो आपका रिप्रेजेंट करता है बकेट की डायमेंशन को, सॉरी बकेट की डायमेंशन में ब्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लेंथ होती है वो 2 to 3 टाइम्स होती है जेट के डायमीटर के, और जो थिकनेस होती है वो 0.1 to 0.8 to 1.2 टाइम्स क्या होती है? जेट का जो डायमीटर होता है उसका 0.8 से 1.2 टाइम्स अगर उसका लो तो उसकी कितनी हो सकती है? वो उसकी थिकनेस होती है। अब हम देख लेते हैं कि एक टर्बाइन के ऊपर कितने नंबर ऑफ जेट्स होने चाहिए। It is obtained by dividing the total rate of flow through the turbine by the rate of flow of water through a single jet। अब वो कहता है टर्बाइन में से जितना फ्लो होता है उसको आप डिवाइड करें जितना एक जेट में से फ्लो होता है, तो ये जो रेशो होती है इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ जेट्स होते हैं। अब वो कहते हैं इन जनरल द नंबर ऑफ जेट्स आर लिमिटेड टू 2 इन केस ऑफ वर्टिकल रनर एंड 6 इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल रनर। अब उसने साथ में आपको एक कंडीशन बता दी है कि आपके पास जो जेट्स की तादाद है वो 6 होगी आपके पास जब आप हॉरिजॉन्टल रनर यूज़ करेंगे या हॉरिजॉन्टल टर्बाइन यूज़ करेंगे, और अगर आप वर्टिकल टर्बाइन यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त जो आप यूज़ करेंगे जेट्स की तादाद होगी वो आपके पास 2 हो सकती है। वैसे उसने फार्मूला ऊपर बता दिया आपको, फार्मूले के अलावा वो कहता है अगर आपने इन केस खुद भी आपके पास वो एक ऑप्टिमम कंडीशन दे देते वो उसने बता दिया आपको।
अब वो कहते हैं हमारे पास नंबर ऑफ बकेट्स कितनी होती हैं। द नंबर ऑफ बकेट्स ऑन अ रनर इज गिवन बाय z इज इक्वल टू, अब z नंबर ऑफ बकेट्स है 15 प्लस 0.5 इंटू जेट रेशो। m क्या है? जेट रेशो। अब वो कहता है हमारे पास कि जो आपके पास जेट रेशो है वो कितनी होनी चाहिए। वो तो उसने पीछे आपको बता दिया कि वो 11 to 16 होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप जेट रेशो को 0.5 से मल्टीप्लाई करें और फिर 15 में ऐड करें तो वो हमारे पास क्या है, जी आ जाता है। वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बकेट्स है। तो वो उसने आपको नंबर ऑफ बकेट्स का फार्मूला बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो होप सो ये आपको समझ आया होगा कि एफिशिएंसीज और जो डिफरेंट डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं हमारे पास इम्पल्स टरबाइन के। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टरबाइन की टाइप टर्बो टरबाइन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।